हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ, ठीक और सुरक्षित होंगे। तो आप लोग अब नए क्लास में पहुंच गए हैं, अर्थात क्लास 6 से 7th में पहुंच गए हैं। तो नए सत्र की जो शुरुआत है हम लोग ऑनलाइन माध्यम से करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को तो पता ही है कि कोरोना महामारी के कारण वर्ष 2020 से ही आपकी ऑफलाइन क्लासेस जो हैं बंद हैं। तो हम लोग नए सत्र की शुरुआत जो है ऑनलाइन माध्यम से करेंगे, जब तक कि परिस्थितियां जो हैं सामान्य ना हो जाए। जैसे ही परिस्थितियां सामान्य हो जाएगी हम लोग ऑफलाइन क्लास से क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले सत्र में भी आप लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई की थी, ठीक उसी प्रकार इस सत्र भी अर्थात क्लास 7th की जो पढ़ाई है ऑनलाइन माध्यम से ही स्टार्ट करेंगे। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि परिस्थितियाँ जल्द ही सामान्य हों, ताकि हम लोग ऑफलाइन क्लास में मिल सकें और आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो साथ ही मैं यह भी प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी एवं आपके सभी परिवारजनों को ईश्वर स्वस्थ, ठीक और सुरक्षित रखें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को मैथ्स पढ़ाऊँगा। तो मेरा नाम है अजय कुमार भगत। तो आज आप लोगों की फर्स्ट क्लास है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस अर्थात दबा लीजिएगा, ताकि आप लोगों को नए क्लास की जो है नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए और आप लोग क्लास को कंटिन्यू कर सकेंगे। अर्थात आप लोगों की जो कोई भी क्लास है वह मिस नहीं होगा। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अर्थात सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोगों को क्लास 7th का मैथ्स पढ़ाऊँगा। तो क्लास 7th का पहले हम लोग सिलेबस या विषय सूची देख लेते हैं मैथ्स का, यानी कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। तो ये है विषय सूची या सिलेबस। तो कुल जो है हम लोगों को 7th में अर्थात कितना अध्याय है उसको देख लेते हैं। कुल जो है 18 अध्याय है। तो 18 अध्याय में क्या क्या है देख लेते हैं। तो पहला जो अध्याय है संख्याओं की पुनरावृत्ति पढ़ेंगे पहले अध्याय में हम लोग। दूसरे अध्याय में परिमेय संख्याएं, तीसरे अध्याय में त्रिभुज के गुण, चौथे अर्थात अध्याय 4 में समीकरण, अध्याय 5 में कोष्टकों का प्रयोग, अध्याय 6 में घातांक, अध्याय 7 में है त्रिभुजों की रचना, अध्याय 8 में है सर्वांग समता, अध्याय 9 में है बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं, अध्याय 10 है आरेख, अध्याय 11 है परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण एवं संक्रियाएं, अध्याय 12 है कोण, रेखीय युग्म एवं तिर्यक रेखाएं, अध्याय 13 है चतुर्भुज, अध्याय 14 है समानुपात, अध्याय 15 है क्षेत्रफल, अध्याय 16 है प्रतिशतता, अध्याय 17 है सांख्यिकी, अध्याय 18 है सममिति। तो इतना हम लोगों को पढ़ना है। तो इतना आप लोग पढ़ेंगे मैथ्स में। तो चलिए देखते हैं अब अध्याय 1 संख्याओं की पुनरावृत्ति। तो अध्याय 1 संख्याओं की पुनरावृत्ति, नंबर्स रिवीजन। तो नंबर्स तो समझते हैं आप लोग, यानी कि संख्या क्या होता है।
यानी कि जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को गिनने का प्रयोग करते हैं उसे संख्याएं कहते हैं। जैसे पिछली कक्षाओं में प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ा। इनकी उपयोगिता को देखते हुए संख्याओं को पुनरावृत्ति करना हमारे आगे के अध्ययन में सहायक होगा। तो आइए देखते हैं प्राकृत संख्याएं। पहला जो है प्राकृत संख्या, गणना के लिए उपयोग की जाने वाली संख्या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। गणना के लिए उपयोग की जाने वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? तो लिखेंगे आप लोग, गणना के लिए उपयोग में की जाने वाली संख्या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्या संख्याओं के समूह को n से व्यक्त करते हैं, अर्थात n = 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश इत्यादि। तो किसी भी वस्तुओं को या वस्तुओं के समूह को गिनने के लिए हम लोग संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। तो ये इसी को क्या कहते हैं? संख्याओं के समुच्चय को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। तो ये है संख्या। तो किसी प्राकृत संख्या में एक जोड़ने पर उसका परवर्ती व एक घटाने पर उसका पूर्ववर्ती मिलता है। अर्थात किसी भी प्राकृत संख्या में 1 प्लस कर देंगे तो उसका क्या मिलता है? परवर्ती। और 1 माइनस करने अर्थात घटाने से उसका पूर्ववर्ती, यानी कि उससे पहले का संख्या मिलता है। कब? घटाने से। और जोड़ने से उसके एक बाद का। जैसे 5 का परवर्ती ज्ञात कर रहे हैं तो क्या करेंगे? 1 प्लस करेंगे। तो 5 के आगे एक क्या आता है? जस्ट आगे 6 आता है। तो 5 का परवर्ती क्या हो गया? 6। ठीक उसी तरीके से 5 का पूर्ववर्ती, यानी कि 5 के जस्ट पहले यानी कि तुरंत पहले कौन सा संख्या आता है? 4। तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए क्या करते हैं? किसी भी संख्या का 1 माइनस कर देना है उस संख्या में। तो 5 में 1 माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा? 4। तो 5 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? 4। तो इस तरीके से समझ गए होंगे प्राकृत संख्या क्या होता है और किसी भी संख्या का परवर्ती और पूर्ववर्ती किस तरीके से निकालना है। तो आइए देखते हैं अब आगे। प्रत्येक प्राकृत संख्याओं का एक परवर्ती होता है। एक छोड़कर प्रत्येक प्राकृत संख्याओं का पूर्ववर्ती होता है, यानी कि किसको? 1 को छोड़कर प्रत्येक संख्या का एक पूर्ववर्ती होता है। पहली तथा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 है। तो ये भी याद रखेंगे, पहली तथा सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? 1 है। तो कोई भी संख्या सबसे बड़ी अथवा अंतिम प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये भी याद रखेंगे। तो आगे है प्राकृत संख्याओं के गुण। तो आइए देखते हैं प्राकृत संख्याओं के क्या क्या गुण होते हैं। दो प्राकृत संख्याओं का आपस में योग करने से या गुणा करने पर प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है। तो दो संख्या को आपस में क्या करें? योग करें अर्थात जोड़ेंगे या गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? हमेशा प्राकृत संख्या ही मिलता है। जैसे 2 क्या है? प्राकृत संख्या। और 3 क्या है? प्राकृत संख्या। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? 5। तो ये दोनों क्या था? प्राकृत संख्या। और 5 भी क्या है? प्राकृत संख्या ही है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और उसी तरीके से गुणा करने पर 2 क्या है? प्राकृत संख्या है। 3 भी क्या है? प्राकृत संख्या। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6। तो 6 भी क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो ये समझ गए होंगे। तो ठीक उसी तरीके से दो प्राकृत संख्याओं का आपस में व्यकलन अर्थात घटाना या भाग करने पर सदैव प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती है। तो इसमें क्या है? योग या गुणा करने पर हमेशा क्या मिलता है? प्राकृत संख्या मिलता है। लेकिन दो प्राकृत संख्याओं को व्यकलन अर्थात घटाना या भाग करने पर सदैव क्या होता है? प्राकृत संख्या नहीं प्राप्त होती हैं। तो ये भी याद रखेंगे। जैसे कि 4 क्या है? प्राकृत संख्या है। और ये 4 भी क्या है? प्राकृत संख्या है। माइनस कर देंगे तो क्या होगा? 0 मिलेगा। अब 0 क्या है? प्राकृत संख्या नहीं है ना, क्या है?
पूर्ण संख्या है। तो जरूरी नहीं है कि घटाने पर प्राकृत संख्या ही मिलेगा। तो क्या है, प्राकृत संख्या के अलावा दूसरा भी आ सकता है। ठीक उसी तरीके से भाग करने पर भी, जैसे 2 को भाग देंगे किससे, 3 से, तो क्या हो जाएगा 2/3 ऐसा आएगा। तो यह क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। जब भी अपॉन वाला आता है या बटे या दशमलव में आता है तो क्या होता है, वह प्राकृत संख्या नहीं होता है। तो ये भी याद रखेंगे। जैसे और संख्या बताता हूँ मैं आप लोगों को, जैसे 7 है। 7 को किससे भाग करना है, 2 से। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 1 कैरी बच गया, यानी कि हासिल। जैसे मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, ये आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, यहाँ 6 आएगा -1, तो 1 हासिल बच गया। तो यानी कि जब शेषफल 0 आता है तभी प्राकृत संख्या होता है, जो भाग देंगे, यानी कि भाग देने पर जो मिलेगा वह। तो यहाँ 3 मिलेगा, तो 3 के बाद यहाँ कुछ पॉइंट में मिलेगा, 3.5 आएगा भाग देंगे तो यह क्या है, 3.5 मिला। तो यह क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि दशमलव में आया है। तो इस तरीके से याद रखेंगे। तो ये था दूसरा गुण, तो समझ गए होंगे। अब देखते हैं तीसरा, दो प्राकृत संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। दोनों प्राकृत संख्याओं को किसी भी क्रम में गुणा कर सकते हैं। अर्थात दो जो प्राकृत संख्या है उसको किसी क्रम में जोड़ेंगे या माइनस करेंगे तो क्या होता है, प्राकृत संख्याओं में क्रम विनिमय या गुणन क्रिया लागू होता है, जबकि घटाने एवं भाग की संक्रिया में नहीं होता है। जैसे इसी में 2 + 3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 लिखेंगे तब भी 5 आएगा। और मल्टीप्लाई, जैसे 2 × 3 है तो इसी को क्या लिखेंगे, 3 × 2 लिखेंगे। जैसे 3 × 2 तब भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। अर्थात प्लस में और मल्टीप्लाई में क्रम विनिमय लागू होता है, लेकिन मल्टीप्लाई में या डिवाइड में नहीं होता है। तो ये भी याद रखेंगे। ये है। आगे है चौथा, प्राकृत संख्याओं के लिए साहचर्य नियम योग एवं गुणा संक्रिया लागू होता है, जबकि घटाने एवं भाग की क्रिया पर नहीं होता है। तो ये है, साहचर्य नियम में भी क्या होता है, योग यानी कि प्राकृत संख्याओं के लिए साहचर्य नियम योग एवं गुणा के लिए लागू होता है और घटाने के लिए लागू नहीं होता है। तो ये भी याद रखेंगे। आगे है पांचवा, प्राकृत संख्याओं के लिए गुणा का योग एवं अंतर बंटन वितरण होता है। तो ये है। आगे छठवा है, किसी प्राकृत संख्या में 1 से गुणा या भाग करने पर संख्या का मान नहीं बदलता है। जैसे चौथा जो है साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम, जैसे 3 है प्लस फिर ब्रैकेट में 2 + 3 = क्या आएगा, 3 और इसका प्लस करेंगे 5, 5 का +3 से तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। या इसी को क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 फिर +3 ऐसा लिखेंगे तब भी क्या आएगा, 8 ही आएगा। तो यही है साहचर्य नियम। तीसरा जो पॉइंट था वह क्रम विनिमय था, किसमें, योग में और गुणा में। तो उसको बता रहा हूँ मैं। जैसे 2 + 3 = क्या आएगा, 5। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रम परिवर्तन कर देंगे। ये पहले 2 था, बाद में 3 है, तो अब 3 को पहले लिख देंगे, 2 को बाद में, तब भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो ये क्रम विनिमय हो गया। और ठीक उसी तरीके से मल्टीप्लाई में भी 3 × 2 = कितना आएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पर भी क्रम परिवर्तन कर देंगे तो 2 × 3 लिख सकते हैं, तब भी क्या आएगा, 6 आएगा। लेकिन किसमें, डिवाइड में और माइनस में ऐसा नहीं कर सकते। तो ये याद रखेंगे। जैसे ये है 2 - 3 = कितना आएगा, -1 आएगा, क्योंकि बड़ा में माइनस है। और इसको क्या लिखेंगे, अब ये -3 है तो -3 ऐसा आएगा,
ये क्रम विनिमय किसको, संख्या को, तो 3 को पहले लिखेंगे और 2 को बाद में लिखेंगे, तो कितना आएगा 1 आएगा। पहले क्या आया था -1, अब क्या आ गया +1, तो ये अंतर हो गया, तो इसलिए ये माइनस में यानी कि घटाने में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। तो और डिवाइड में भी। और ठीक उसी तरीके से अगला जो पॉइंट था साहचर्य नियम, जैसे 3 प्लस ब्रैकेट में 2 + 3 ये लिख दिया मैं, तो इसमें प्लस करेंगे तो 3 और ब्रैकेट वाले को प्लस करेंगे 5 आएगा, ये भी प्लस है तो यहाँ ऐसा आ जाएगा = 8, ये हो गया। तो इसको परिवर्तन कर दूँ मैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 2 + 3, तो ये साहचर्य नियम है। पहले सिंगल था और दूसरे में ब्रैकेट था, अब क्या करेंगे पहले में ब्रैकेट लगाएंगे और बाद में सिंगल, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ 5 + 3 = 8, तो दोनों बराबर हैं, तो ये साहचर्य नियम लागू होता है, प्लस में भी और मल्टीप्लाई में भी, तो ये याद रखेंगे। तो आगे देखते हैं। तो आगे है किसी प्राकृत संख्या में 1 से गुणा या 1 से भाग करने पर वह मान नहीं बदलता है। तो किसी भी प्राकृत संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करें या 1 से डिवाइड करें तो वही प्राप्त होता है, तो ये याद रखेंगे। जैसे कोई संख्या 2 है, इसमें 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, पहले भी 2 था अब भी 2 है, तो मान में परिवर्तन नहीं आया। ठीक उसी तरीके से 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, तो इसी को यहाँ पर बोला गया है। आगे है a + b, एक क्या है प्राकृत संख्या है। ठीक उसी तरीके से a × b एक प्राकृत संख्याएं हैं। आगे है दूसरा a - b सदैव प्राकृत संख्या आवश्यक नहीं है। आगे है a/by सदैव प्राकृत संख्या जरूरी नहीं है, तो ये याद रखेंगे। तो ये था प्राकृत संख्याओं के गुण। तो आगे देखते हैं अब। तो आगे है a + b = b + a, तो यह क्या है क्रम विनिमय नियम है। ठीक उसी तरीके से a × b = क्या लिख सकते हैं b × a, तो ये क्रम परिवर्तन हो गया है किसमें प्लस में और मल्टीप्लाई में। और माइनस में देख पाएंगे कि a - b बराबर नहीं है b - a, तो a - b को b - a नहीं लिख सकते। और ठीक उसी तरीके से a/by b डज नॉट इक्वल b - a, तो ये भी अभी जो मैं पहले बताया ठीक उसी तरीके से। और ये जो है साहचर्य नियम है, a प्लस ब्रैकेट में क्या है b + c, a b c की जगह कोई सा संख्या भी हो सकता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं a + b ब्रैकेट में है फिर +c, तो ये क्या है साहचर्य नियम है किसका योग का। ठीक उसी तरीके से मल्टीप्लाई में भी साहचर्य नियम, ये इसकी जगह पर क्या लगा दिए मल्टीप्लाई, और यहाँ भी मल्टीप्लाई, तो ये है गुणन में यानी कि गुणा में साहचर्य नियम, और ये माइनस में साहचर्य नियम लागू नहीं होता है, और डिवाइड में भी, ये याद रखेंगे। और आगे जो है a × b फिर क्या है b + c, तो ऐसा फिर a × b ये वितरण नियम है। तो a का मल्टीप्लाई किससे b से हुआ, फिर प्लस था तो प्लस लगा दिए, फिर a का मल्टीप्लाई c से, तो ये वितरण नियम है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी वितरण नियम है। और यहाँ पर q × 1 = क्या लिख सकते हैं 1 × q = q ही आया, यानी कि किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है जो दिए रहता है संख्या वही मिलता है। यहाँ q में किए हैं 1 का तो क्या आया q ही मिला। और ठीक उसी तरीके से डिवाइड में भी a में किसका डिवाइड दे रहे हैं 1 से, यानी कि a को 1 से भाग दे रहे हैं तो क्या मिला a मिला। तो ये याद रखेंगे ये सब आप लोग। तो आगे देखते हैं अब पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या है आइए देखते हैं। तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। तो क्या है पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। पूर्ण संख्याओं के समूह को W से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात W = 0 1 2 3 4 5 6 इत्यादि। तो प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से और पूर्ण संख्या 0 से। तो ये तो पहले भी क्लास में अर्थात 6 में पढ़ लिए हैं आप लोग, तो वही है ये। तो आगे है प्रत्येक पूर्ण संख्याओं का परवर्ती होता है 0 को छोड़कर, और पूर्ण संख्या एक पूर्ववर्ती होता है। तो पूर्ण संख्या एक
पूर्ववर्ती होता है। पहली तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो आगे है, कोई भी संख्या सबसे बड़ी अथवा अंतिम पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। तो ये याद रखेंगे। सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं भी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्याएं नहीं है। तो ये याद रखेंगे। तो आज का होमवर्क देख लेते हैं आप लोग, ये आप लोगों का। तो ये आप लोग पढ़ के देख लेंगे पूर्ण संख्याओं के गुण। तो होमवर्क में रहेगा आप लोगों का प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो ये आप लोग लिखेंगे और उनके गुण को पढ़ लेंगे। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पहला होमवर्क, और दूसरा जो होमवर्क है ये पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे आप लोग। फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। और दूसरा होमवर्क है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो ये 2 होमवर्क है। तो होमवर्क करेंगे आप सभी। तो आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तो ओके, बाय।